तकरीबन 975 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के इलाके गजनी में एक तुर्क जनरल एक सल्तनत कायम करते हैं जो कि गजनवी एम्पायर कहलाती है। अपने उरूज के दौर में यह सल्तनत उन तमाम इलाकों पर फैली हुई थी जो आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान और ऑक्सिस के परली तरफ के इलाके वाक़ हैं। लेकिन 975 ईस्वी में जब यह सल्तनत गजनी में कायम की गई तो उस वक्त इसकी सरहदें पाकिस्तान के अंदर नहीं थी। उस वक्त ये जुनूब में बहिरा अरब के साथ मिलती थी और शुमाल में ऑक्सस रिवर की तरफ इसकी सरहदें छूती थी जाके। इस गजनवी एम्पायर को कायम करने वाले तुर्क सरदार का नाम सुबुक्तगीन था। इनके बेटे महमूद गजनवी तारीख इस्लाम के आला तरीन जलील कदर सिपा सालारों और दरवेश हुक्मरानों में शामिल होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने तकरीबन 711 ईस्वी के आसपास दीबल से हमला करके मुल्तान तक के इलाकों को फतह किया था। लेकिन उसके बाद मजीद कोई 200-250 साल तक मुसलमानों ने ना कोई दाखिला सिंध की तरफ से किया और ना ही अफगानिस्तान के इलाकों को आजाद होने के बाद खैबर पास के रास्ते हिंदुस्तान पर कोई यलगार की गई। महमूद गजनवी तारीख में इसलिए मशहूर हुए कि ये पहले मुसलमान हुक्मरान थे कि जिन्होंने खैबर पास के जरिए हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और पूरे हिंदुस्तान को आइंदा 1000 साल तक आने वाले वक्त के लिए खोल कर रख दिया। मुसलमानों ने जो सल्तनतें हिंदुस्तान में बनाई उनका आगाज महमूद गजनवी की उन मिलिट्री कैंपेन से होता है जो उन्होंने अफगानिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ की। एक इंतहाई दलेर गैरतमंद जनरल जिसने अपनी 32 साला हुक्मरानी में एक भी शिकस्त नहीं खाई। तकरीबन 998 ईस्वी में महमूद गजनवी अपने वालिद सुबुक्तगीन की जगह गजनी के तख्त पर बैठते हैं और उसके बाद आने वाली दुनिया का नक्शा और तारीख तब्दील हो जाती है। महमूद गजनवी एक इंतहाई रूहानी वजूद थे और इनकी तारीख में बार बार ये वाकयात कसरत से आते हैं कि इनको कभी ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती और ये उस रूहानी फैज़ की वजह से अपनी फतूहात किया करते थे कि जो आगे तारीख में इनके नाम से मंसूब की जाती है। इससे पहले कि हम महमूद गजनवी की ज़िंदगी पर बात करें, इनके वालिद सुबुक्तगीन के बारे में बात करना भी ज़रूरी है। इनके वालिद एक तुर्क थे। ये वो वक्त था कि जब सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में और खुरासान के इलाकों में तुर्क सरदार और सिपा सालार अपनी अपनी हुकूमतों को कायम कर रहे थे। सुबुक्तगीन 12 साल के थे तो इनको किसी ने अगवा कर लिया और ले जाकर बुखारा के अमीर अलबतगीन के पास फरोख्त कर दिया गया। अलबतगीन ने इनकी अपने बेटों की तरह तरबियत की, अपनी फौज में जगह दी और बिल आखिर अपनी बेटी से इनका निकाह कर दिया। सुबुक्तगीन कुदरत के इसी करिश्मे की वजह से एक दिन बुखारा के सरबराह बन गए। हुक्मरानी हासिल करने के बाद उन्होंने बुखारा की सल्तनत को फैलाना शुरू किया और बिल आखिर गजनी के मकाम पर अपना सदर मकाम बनाकर गजनवी डायनेस्टी का वजूद कायम किया। सुबुक्तगीन एक गैर मामूली रूहानी वजूद थे। यह वाकया तारीख में बयान किया जाता है कि एक मरतबा वो शिकार पर गए और वहां पर उनको एक हिरनी का बच्चा मिला। उस बच्चे को अपने घोड़े पर उठाकर जब ये वापस आ रहे थे तो पीछे मुड़कर देखा तो वो हिरनी भी पीछे पीछे चलती आ रही थी। इन्होंने मोहब्बत और प्यार में उस बच्चे को छोड़ दिया और वो वापस अपनी माँ के पास चला गया। उसी रात इनको ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और उनको बेइंतहा कामयाबियों और खुशखबरियों की बिशारत दी जाती है। सुबुक्तगीन के बेटे महमूद जब पैदा हुए तो उस वक्त ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाई जा रही थी। चूंकि तारीख के हवाले से यह बात साबित थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त फारस के आतिशकदे और बुतकदे सर्द हो गए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दस्ते मुबारक से खाना काबा में जाके मुशरिकीन के बुतों को तोड़ा था। तो सुबुक्तगीन ने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि या अल्लाह मेरे बेटे को भी बुत शिकन बनाना। और ये इस बात की रूहानी दलील है कि सुबुक्तगीन बजाते खुद एक रूहानी और एक नेक वजूद, और इसकी दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। महमूद तारीख इस्लाम में बहुत ज्यादा रोमानवी हैसियत रखते हैं। हमारी शायरी में,
ہمارے فولکلور میں، ہمارے ثقافتی ورثے میں محمود اور ایاز کا ذکر تقریباً ہر پاکستانی اور اردو بولنے والے مسلمان نے سنا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں کثرت سے محمود و ایاز کا ذکر کیا۔ محمود ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور علامہ اقبال نے جب امت کے زوال کا رونا رویا تو اس وقت بھی محمود اور ایاز ہی کو بنیاد بنایا، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ محمود غزنوی کا وہ سب سے بڑا کارنامہ جو ہماری تاریخ میں بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ سومنات کے مندر پر حملہ کرنا ہے۔ سومنات کا مندر اسی جگہ واقع ہے کہ جہاں 1965 کی جنگ میں پاکستان نیوی نے دوارکا پر حملہ کیا تھا۔ دوارکا پر حملے کو ہمارے اس وقت کے تاریخ دانوں نے سومنات پر 18واں حملہ لکھا تھا۔